आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कुंडली में बुद्धिमत्ता के योग कैसे देखें। हम सभी पूर्व से जानते हैं कि कुंडली में बुद्धिमत्ता के लिए पांचवें भाव का विचार किया जाता है। पांचवें भाव में अच्छी बुद्धिमत्ता के लिए शुभ ग्रहों का स्थिति, शुभ ग्रहों का प्रभाव तब माना जाता है। हालांकि हर ग्रह से जितने भी ग्रह हैं, चाहे शनि ही क्यों ना हो, शनि देव ही क्यों ना हो, या मंगल देव हो, या देवगुरु बृहस्पति हो, शनि देव से भी अच्छे बुद्धि का विचार किया जा सकता है। उनके भी गुणधर्मों में अच्छे कार्यों का समावेश है। अच्छे कार्यों का, अच्छे बुद्धि का समावेश सब ग्रहों में है। और उत्तम से उत्तम ग्रहों के भी खराब हो जाने पर हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। सामान्यतः यह सूत्र है कि पांचवा भाव जो बुद्धिमत्ता का होता है उसमें यदि शुभ राशि हो और शुभ या शुभ ग्रह, मतलब कि पांचवें भाव में शुभ राशि, शुभ ग्रह बैठा हुआ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अच्छी बुद्धि, अच्छे प्रकार के बुद्धि का विकास होता है। ऐसा यह एक साधारण नियम है। हम लोग इस कुंडली को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह योग लग रहा है इस पर या नहीं, क्योंकि सूत्र हम लोग पढ़े, साथ में उसको अप्लाई करते हुए भी चले, साथ ही अपने भी कुंडली पर इन सूत्रों को लगाते हुए चले। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 8 नंबर की राशि है जो इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं, मंगल देव को सामान्यतः पापक ग्रह एवं क्रूर ग्रह कहा गया है। तो इस नियम से यहाँ तो यह गड़बड़ हो गया। किसी भी शुभ ग्रह के द्वारा यह दृष्ट नहीं है, यह भाव। क्या बुद्धिमत्ता अच्छी होगी? या कोई भी शुभ ग्रह इस भाव में नहीं है। यदि इन एक जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, इसी सूत्र के आधार पर इस कुंडली की विश्लेषण की जाए, कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो बुद्धि कैसी हो सकती है। कक्षा जितना चर्चात्मक होता है उतना ही रोचक होती है। तो किसी भी सूत्र को फलादेश करने के लिए कई नियमों का अनुपालन किया जा सकता है और अनुपालन किया भी जाता है। सबसे पहले भावत भावम को देख ले, तो भावत भावम में दो पापक ग्रह ही है। इससे केंद्र में, पंचम भाव से केंद्र में, तो पंचम भाव से चौथे भाव में मंगल सूर्य है जो क्रूर ग्रह, पापक ग्रह है। सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं, दसम भाव में कोई ग्रह नहीं। अगर इससे त्रिकोण भाव की बात की जाए तो त्रिकोण भाव में भी दो पापक ग्रह है, एक यहाँ पर नवम भाव में चंद्रमा है। पंचम भाव के इच्छा भाव को देखा जाए कि मन में इच्छाएं किस प्रकार की होगी बुद्धि के लिए, तो राहु देव बैठे हुए हैं कन्या राशि के होकर के। कन्या राशि के राहु देव थोड़ा बलवान हो जाते हैं। बुद्धिमत्ता कैसी होगी? सामान्यतः अच्छा बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता तो काफी हो गया, लेकिन बुद्धि की क्वालिटी कैसी होगी?
अच्छी नहीं है गुरुजी। अच्छी नहीं है ना? नेगेटिव। तार्किक तार्किक होगा गुरुजी। तार्किक तो होगा। अब यहाँ पर देखा जाए, अब इसी सूत्र का विश्लेषण हम करते हैं, फिर आप लोग कहिएगा, निर्णय लीजिएगा कि क्या बुद्धि सकारात्मक होने की संभावनाएं बनती है या नहीं बनती है। तो किसी भी भाव के धन भाव को अवश्य देख ले, क्योंकि दूसरा भाव संचय का होता है। दूसरा भाव संचय का होता संचय का होता है। मेमोरी पावर दूसरा ही भाव है। तो अब बुद्धिमता में इसको जितने प्रकार की बुद्धि मिलेगी, पूरे विचारधारा को छोड़ देगा, संचय किस प्रकार के विचारधारा का कर लेगा ये। देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि में है। अच्छे विचारों को स्टोर करने का प्रयास करेगा। दूसरा, भौत भाव के हिसाब से देखा जाए तो शनि देव क्या है यहाँ पे? शनि देव शुभ ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं। जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ होता है, जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ होता है, उसके स्वभावों को जरूर ग्रहण करता है, और नवमांश के राशि स्वामी के भी स्वभाव का ग्रहण करता है। तो यहाँ पर देखा जाए, शनि देव चंद्रमा की राशि में है, और यहाँ नवमांश कुंडली में और लग्न कुंडली में शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। चंद्रमा कैसा है? तो चंद्रमा शुभ चंद्रमा है। यहाँ पर पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है, बलवान चंद्रमा है, वो भी चंद्रमा अपना स्वगृही ही है। प्रथम दृष्टिया तो कई पीढ़ी पीछे जाने पर यह पता चला, मतलब सूत्रों को अंदर तक जाने पर यह पता चला कि शनि कुछ शुभ हो गया यहाँ से, यानी कि, और उससे भी अंदर जाएंगे तो हल्का चंद्रमा नीच का हो गया, लेकिन अपने स्वराशि का है। स्वराशि का है, लग्न में है। ऐसा सूत्र यह भी है कि जो ग्रह केंद्र में होते हैं, अगर वह नवमांश में भी नीच के होते हैं तो नीच तो होते ही हैं, नीचता के तो गुण रहते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा कम दोष पाया जाता है। लेकिन है तो नीच ही, कुछ ना कुछ तो नीचता के दोष दिखेंगे ही दिखेंगे। भाव के स्वामी यदि मंगल देव पापक ग्रह है तो इनकी पापत तो समाप्त हो गया है, और पंचमेश होने के कारण शुभता बढ़ गई। अब यहाँ पर सूर्य देव पापक ग्रह तो है नहीं, है क्रूर ग्रह और तटस्थ ग्रह है। इस कुंडली के लिए कर्क लग्न में सूर्य देव तटस्थ हो जाते हैं, जिस ग्रह के साथ में होते हैं उनके गुण धर्मों को अपना लेते हैं। हालांकि है ये सात्विक ग्रह। तो अब तो मंगल के साथ हो लिए तो सूर्य देव तो मंगल के जैसा फल देंगे, मंगल तो यहाँ पर शुभ हो गया। भावेश अपने भाव से चौथे भी है। तो एक जो हम लोग कहेंगे कि पूरा निगेटिव वाली बातें, तो वह तो नहीं है ना। केवल चंद्रमा के नीच का हो जाना, तो चंद्रमा पंचम भाव से संबंध भी नहीं बना रहा है, देख भी नहीं रहा है भी नहीं। राहु देव शुभ ग्रह की ही राशि में है। उतना खराब बुद्धि हुआ, बुद्धि उतना खराब हम लोग मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? गुरुजी तटस्थ है तो इसका मतलब ये अपने कोई विचार पे अड़ जाते होंगे। ना तो ये तो मंगल के जैसे हो गए ना, फिर सूर्यदेव तो मंगल के जैसे फल देंगे। हाँ जी, हाँ मंगल जी। यहाँ पर शुभ ग्रह का काम कर रहा है। मंगल अपने भाव का स्वामी भी है, अपने भाव से चौथे भी है। मंगल जिस राशि में है वह राशि नवमांश कुंडली में चंद्रमा की राशि में, शुभ ग्रह की ही राशि में है। ये गुरुजी। मंगल के मूल त्रिकोण राशि में शुभ ग्रह भी है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि यदि किसी ग्रह में, ग्रह के मूल त्रिकोण राशि में जो ग्रह बैठा हुआ होता है, उसके गुण धर्मों को भी वह ग्रह अवशोषित करता है। तो शुक्र का भी गुण आया इसमें। ओवरऑल मिला जुला करके बुद्धि सामान्यतः ठीक ही होगी, बुद्धिमत्ता अच्छा होगा।
हमें नहीं कह सकते कि नीच स्वभाव की जो बुद्धि होगी वह नहीं कह सकते। अगर हल्का पाप प्रभावित तो है भी नहीं, पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो ऐसा भी तो कोई नहीं हुआ ना। क्या जी पंचम भाव, गुरुजी। पंचम भाव किसी पापग्रह के द्वारा भी नहीं देखा जा रहा है। शुभता की स्थिति अधिक बन रही है और चंद्रमा के केवल एक नीच के हो जाने से, चंद्रमा के केवल एक नीच हो जाने से तो अन्य दोष समाप्त नहीं हो जाते ना। जी गुरुजी। अन्य अगर शुभ योग बन रहे हैं तो वो भी प्रभावित होंगे, कुछ चंद्रमा के भी नीचे हो गया उसका भी कुछ गुण देखेगा, तो जिसका मात्रा अधिक होगा वह ज्यादा प्रभावी होगा। तो यहाँ शुभता अधिक दिखी इसलिए बुद्धि अच्छी होने की संभावनाएं बन रही है। अब इसके बाद में दूसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। दूसरा सूत्र कि बुध का संबंध पंचम भाव से किसी भी प्रकार का हो तो बुद्धिमता उत्तम होती है। बुद्धिमता दो प्रकार से भी देखे जाते हैं, अच्छे गुण धर्मों की बुद्धिमता और खराब गुण धर्मों की बुद्धिमता, और एक बिल्कुल बुद्धिमता नहीं। अच्छे कार्यों में बुद्धि तेज चलना, बुरे कार्यों में बुद्धि तेज चलना, किसी भी कार्यों में बुद्धि का न चलना, यह तीन क्वालिटी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। जी गुरुजी। तो अब किस क्वालिटी की बुद्धिमता होगी वह बात अलग है। बुद्धिमता होगा कि नहीं होगा तो यदि पंचम भाव के स्वामी के साथ, यदि पंचम भाव के स्वामी के साथ या पंचम भाव से बुध का संबंध हो जाता है तो बुद्धिमत्ता अच्छी होती है। अब इस उदाहरण कुंडली में बुध देव पंचम भाव में भी नहीं है, पंचम भाव को देख भी नहीं रहे हैं, पंचमेश को भी नहीं देख रहे, पंचमेश से युत भी नहीं है, पंचमेश की राशि में भी नहीं है। ये नहीं कि पंचमेश की राशि में नवमांश कुंडली में भी हो, तो बुधदेव तो अपने यहाँ पर उच्च के हो गए, लेकिन पंचमेश से तो संबंध नहीं बना ना। तो बुद्धिमत्ता कैसी होगी, सामान्य का समान नहीं रहेगा। बुद्धदेव उच्च के है तो थोड़ी बुद्धि ऊंची हो जाएगी, अच्छी होगी, लेकिन एक उत्तम क्वालिटी जो कहा जाए वह नहीं नहीं दिखा। होगी। अगर पंचम भाव से संबंध बन जाता तो हो जाता। अगर पंचमेश, अब तीसरे सूत्र, पांचवें भाव का स्वामी, अभी इस उदाहरण कुंडली में पांचवें भाव के जो स्वामी है वह मंगल देव है, क्या शुभाग्रह की राशि में है? तो नहीं, नैसर्गिक पापग्रह की राशि में है। नैसर्गिक पापग्रह की राशि में है। दूसरा, क्या पंचमेश या पंचम भाव से, लिखते हैं, पांचवे का स्वामी पांचवे का स्वामी शुभ राशि में हो तो उत्तम। इसी में पांचवा भाव या पांचवे के स्वामी से केंद्र में गुरुदेव हो, केंद्र में गुरुदेव हो तो बुद्धि उत्तम होने की संभावना बनती है। तो पंचमेश यहाँ पर देखा जाए, पांचवे का स्वामी शुभ राशि में हो तो पंचम भाव के स्वामी मंगल देव नैसर्गिक पापग्रह की राशि में है। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव से दूसरे में है और पंचमेश से 11 में है, तो यह भी सूत्र नहीं लगा, यह भी सूत्र नहीं लगा। तो यहाँ पे उत्तम योग नहीं बने, परंतु
पंचमेश से 11वें भाव में है। हर ग्रह अपने से तीसरे ग्रह को अपने से तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को सपोर्ट करता है, यह भी नियम है। तो यहाँ देव गुरु बृहस्पति से तीसरे मंगल देव हैं, मंगल को गुरु सपोर्ट कर रहे हैं। नवमांश में मंगल गुरुदेव की ही राशि में है, तो यहाँ से गुरुदेव का कुछ गुण धर्म ले ही लिए ये। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, 5वें भाव का स्वामी शुभ राशि में हो, तो शुभ राशि में नहीं है, बुद्धिमत्ता खराब हो गई। 5वें भाव के स्वामी से केंद्र में गुरु हो, या 5वें भाव या उसके स्वामी से, उससे भी केंद्र में नहीं है, दोनों में कोई सूत्र नहीं बना। तो जब सूत्र नहीं बना तो फल नहीं मिले, तो क्या निगेटिव हो सकता है? क्या अन्य कायदों से कुछ सपोर्टिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस पर भी हम सबों को चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है। तो हम लोगों ने यह कुछ क्षण पहले चर्चा किया है कि दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव स्टोर का होता है, दूसरा भाव संस्कार का भी होता है, दूसरा भाव हमारे संस्कार का भी होता है। तो बुद्धिमत्ता के संस्कार अच्छे हो गए, क्योंकि दूसरा भाव हमारे स्वजनों का होता है, स्वजनों से ही हमें संस्कार मिलती है। तो बुद्धिमत्ता के लिए जो हमारे संस्कार मिलने वाले हैं, कहीं से वह कैसे होंगे तो उत्तम होंगे, यह भी ठीक ठाक हो गया। एवं देवगुरु बृहस्पति हल्का मंगल को सपोर्ट कर दिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से तीसरे मंगल है, कुछ अच्छी हो गई। अब हम लोग चौथे सूत्र पर चलते हैं। अगर 5वें भाव में बुधदेव हो, अगर 5वें भाव में बुधदेव हो और पंचमेश केंद्र में हो, तो भी बुद्धिमत्ता अच्छा होता है, बहुत उत्तम होता है। जो यह सूत्र यहाँ पर लागू नहीं हो रही है। इस सूत्र के आलोक में हम सभी ने अभी तक यह पाया कि बुद्धिमत्ता खराब नहीं है, बुद्धिमत्ता ठीक है, लेकिन बुद्धिमत्ता की जो एक उत्तमता चाहिए, वह उत्तमता नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। लेकिन बुद्धिमत्ता तो है, बुद्धिमत्ता तो है। हाँ, हेलो, पढ़ाई बड़ी बोल जाओ, 1 मिनट में 1 वाक्य में बोल दिया। अच्छा, गुरु जी अभी लास्ट में जो सूत्र आपने बोला उसको एक बार रिपीट। हाँ, हमने यह कहा कि अगर 5वें भाव में बुधदेव हो और पंचमेश केंद्र में हो, तो उत्तम बुद्धि के योग बनते हैं। या साथ में अब अगला सूत्र, यदि पंचमेश केंद्र में हो और किसी शुभग्रह से युक्त हो, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी केंद्र में हो और किसी शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो बुद्धि उत्तम होती है। इस उदाहरण कुंडली में यह भी योग नहीं बने, यह भी योग नहीं बने। गुरु जी हाँ जी, पंचम भाव से तो चतुर्थ भाव में मंगल देव हो गए। हाँ ठीक है, तो अच्छा फल हो गया, पंचम भाव के लिए अच्छे फल हो गए। लग्नेश का चौथे भाव में बैठना अच्छा होता है, इसलिए बुद्धि अच्छी है। लेकिन उतनी अच्छी के लिए, उत्तमता के लिए हम लोग यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं, तो अति उत्तम योग की तलाशेंगे ना, समझने का प्रयास करेंगे ना। जी
अति उत्तम योग का प्रयास है, तो अति उत्तमता नहीं देखो। अगर पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति या शुक्रदेव होते हैं और स्थिति इनकी अच्छी होती है तो गहरी समझ होती है। तो क्या होता है, गहरा समझने की क्षमता काफी अधिक होती है। चाहे देवगुरु बृहस्पति अब लग्न में ही हो जाए, 11वें में हो जाए या नवम भाव में हो जाए, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी तो भी समझ, या शुक्रदेव 11वें भाव में हो जाए तब भी समझने की क्षमता काफी रहेगी, गहरी समझ होगी। हमने यह देखा है अधिकांशतः कुंडलियों में, यह सूत्र मैंने कहीं पढ़ा नहीं, जो सूत्र अभी मैं बोलने जा रहा हूं मैंने कहीं नहीं पढ़ा, हमारे गुरुजनों ने भी नहीं बतलाया है, परंतु हमने अक्सर देखा है कि जिसके नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा होते हैं, जिसके नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा होते हैं और कम से कम नीच के न हो, दूसरे भाव के चंद्रमा हो और नीच के नहीं हो, नीच के ना। हाँ, नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा हो और नीच के ना हो तो बुद्धि अच्छी होती है। ऐसे अक्सर कई व्यक्तियों की कुंडली में हमने देखा है। जी गुरु जी, कर्कांश लगन से भी अगर द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति बनती है तो काफी अच्छा राजयोग दे देता है गुरु जी। हाँ। पंचम भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी हो, उच्च का हो, पंचमेश यदि उच्च के होते हैं तो भी बुद्धिमत्ता अच्छी होती है। पंचम भाव के स्वामी शुभ कर्तरी में हो तो भी अच्छे योग बनते हैं। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी उच्च के नहीं है, पंचम भाव के स्वामी उच्च के भी नहीं है, पंचम भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव भी नहीं है, मतलब कि शुभ कर्तरी में भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ बुधदेव है जो शुभ ग्रह तो है, लेकिन दूसरे तरफ नवम भाव में नैसर्गिक पाप ग्रह है, पंचमेश उच्च का भी नहीं है, तो यह सूत्र भी नहीं लगा, नहीं उत्तमता नहीं दिखी। अगर कुंडली में हल्के भी बुद्धि के योग बन रहे हैं और मंगल का शुभ प्रभाव पंचम पे भाव पे पड़ जाए, भले वो पंचमेश हो ना हो अलग बात है, पंचमेश होकर अगर दृष्टि पड़ता है तब तो और उत्तम हो जाता है, किसी भी लग्न की कुंडली हो। सुनो, चेंज कर दो बस, अब भर गई जितनी भरनी थी किचन में, भरी हो ना भरी हो, चेंज कर दो। माइक ऑन रह गया अंजलि जी आपका। ओ सॉरी सॉरी। तो हल्के भी बुद्धि के योग बन रहे हो, सामान्य योग भी हो, और मंगल की दृष्टि या मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर पड़े तो बुद्धिमत्ता, बुद्धि के लिए, बुद्धि की प्रखरता के लिए, शार्प माइंडनेस के लिए बहुत ही अच्छा योग हो जाता है। यानी कि बुद्धिमत्ता के योग हल्के की कुंडली में बन रहे हों और मंगल देव दसम भाव में हो, 11वें भाव में हो, या दूसरे भाव में हो, या पंचम भाव में हो, तो बुद्धिमत्ता के योग बन जाते हैं गुरु जी, बन जाते अच्छी हैं, अच्छी हो जाती है, मतलब बुद्धिमत्ता थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, बुद्धिमत्ता थोड़ा
उत्तमता की तरफ चला जाता है। तो यह तो हम लोगों ने देखा बुद्धिमत्ता के योग। यदि आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लगी हो तो इस कक्षा की वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करें। काफी सूत्र हो सकते हैं उत्तम बुद्धिमत्ता के स्मरण, यह लेकिन यह कक्षा तो स्मरण के आधार पर चलती है। जितना स्मरण में रहा हमने चर्चा किया। अब इसके बाद में